फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन। अब जो मार्केट है उसकी डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इस सिचुएशन में क्या होता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। और जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि जो मेन मार्केट फोर्सेस हैं दैट इज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जो मार्केट फोर्सेस हैं यही डिटरमिन करती हैं कि एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट फोर्सेस होती हैं ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो डिटरमिन करती हैं कि एक चीज़ या प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल क्या है? जितनी हमारी फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट या हमारी मीट मार्केट्स होती हैं वो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है। देखें, अगर आप मार्केट में जाते हैं, मीन सब्जी मंडी में जाते हैं, तो उधर आपको एक जो कह लें कि आइटम है सब्जी का, उसकी सेम कीमतें मिलेंगी तमाम शॉप्स पे। ठीक है। जैसे एक प्याज है, एक सर्टेन क्वालिटी का प्याज है, तो आपको हर शॉप पे उसकी सिमिलर प्राइस मिलेगी। उधर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, आड़ती बैठे हैं जिन्होंने माल को खरीदा है, और वो सेम कीमत पे सारे आपको प्याज है या कोई अगर आप वो सब्जी खरीद रहे हो वो आपको सेम कीमत पे वो सब्जी दे रहे होंगे। ठीक है। अब क्या है कि वो परफेक्ट कंपटीशन है, उधर लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। आपको पता है कि ये जो प्याज है इसका एक मंडी का आज का रेट है, उसी रेट पे आपको हर दुकान से वो प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये किसकी कौन सी सिचुएशन है? दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। इसी तरह अगर आप मीट मार्केट में चले जाएं या मिल्क मार्केट में चले जाएं, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि आपको सिमिलर प्राइस पे जो मीट है वो मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल चिकन जो है उसका हर रोज का एक रेट होता है और उसी रेट पे आपको मार्केट में चिकन मिलता है उस दिन। ठीक है। तो वो क्या है? एक परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन की कुछ एजम्पशंस है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि ऐसी सिचुएशन मार्केट की जिधर परफेक्ट कंपटीशन होता है उधर मैनी बायर्स होती हैं और मैनी सेलर्स होते हैं। जैसा कि फ्रूट मार्केट है, सब्जी मार्केट है, फिश मार्केट है या चिकन की मार्केट है, तो आप देखते हैं उधर मल्टीपल बायर्स होते हैं और मल्टीपल सेलर्स होते हैं और सब एक होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होते हैं। जैसा कि हर शॉप है चिकन मार्केट की, तो उधर क्या आपको चिकन मिल रहा है। ठीक है। और वो जो चिकन है वो मीन्स के हर शॉप से आपको एक जैसा ही चिकन मिल रहा है। ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी शॉप से जाके अपना चिकन ले लें। ठीक है। इसी तरह फ्रूट मार्केट है, अगर आप कोई एक फ्रूट पसंद करते हो तो ऑलमोस्ट एक जैसा फ्रूट हर जगह से आपको एक ही कीमत में मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है लो एंट्री एग्जिट बैरियर? क्या है कि इस मार्केट में जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है उसके लिए एंटर करना या एग्जिट करना दैट इज़ रिलेटिवली इजी, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते आपको अपनी शॉप ओपन करने के लिए या ये जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। इसलिए आप इजीली इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं, इस बिजनेस में एंटर हो सकते हैं और इजीली इस टाइप के बिजनेस से एग्जिट भी कर सकते हैं। इसमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स दोनों को। जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर, उसको डे टू डे रेट का पता लग जाता है कि आज उसके प्रोडक्ट का मार्केट में क्या रेट होगा। और इसी तरह से जो कंज्यूमर है उसके पास भी इंफॉर्मेशन होती है कि मार्केट में आज रेट क्या है फलानी प्रोडक्ट का, और वो उस रेट पे फिर खरीद लेता है। ठीक है। फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब जितनी भी फर्म्स जो है वो जो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रही होती हैं, उनका एक एम होता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। देखें, कब तक आप अपना प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं या कितनी क्वांटिटी तक आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपकी सेल कितनी है। ठीक है। आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को सेल करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो प्रॉफिट है उसको अर्न करो। लेकिन जब आपकी जो क्वांटिटी सोल्ड है उसमें जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपकी मार्जिनल जो कॉस्ट है उसके इक्वल हो जाएगा, फिर आप अपनी जो सेल है उसको कम कर दोगे या फिर ख़त्म कर दोगे, क्योंकि फिर कोई पॉइंट नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो। अच्छा, अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है?
इसका कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन टू मेक थिंग्स सिंपल, मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली उस प्रोडक्ट की प्राइस होती है। देखें, अगर आपने 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं, फॉर एग्जांपल चिकन आप सेल करते हो, ठीक है, चिकन की प्राइस है 200। जब आप 11th चिकन सेल करोगे तो आपका रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा, जितनी चिकन की उस दिन की प्राइस है। जैसे उस दिन चिकन की प्राइस 200 है, तो आपके मार्जिनल रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ एक इजाफी प्रोडक्ट सेल करने से, 200 का। 11th आपने चिकन सेल किया तो कितनी प्राइस उसकी, 200। 12th सेल किया, उसकी भी 200 प्राइस थी। तो बेसिकली आपका मार्जिनल रेवेन्यू इधर क्या है, जो कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। जब तक आपकी जो प्राइस है और आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कि जब आप एक न्यू प्रोडक्ट अपनी जो है वो सेल करते हो, तो आप पे कितनी इजाफी आपको कॉस्ट उसकी पड़ी है, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी ज़्यादा सेल करने लग पड़ते हो, तो फर्स्ट तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, और एट अ सर्टेन पॉइंट आपकी मार्जिनल कॉस्ट दोबारा इंक्रीज करने लगती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है। जब आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगी, जैसा कि आप 200 रुपीज़ का चिकन अगर सेल करती हो और आपकी जो कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट है, वो भी इंक्रीज करके 200 हो गई है मार्जिनल कॉस्ट चिकन सेल करने की, तो फिर आप अपनी जो सेल है उसको रोक दोगे और फर्दर सेल नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाएगी आपके मार्जिनल रेवेन्यू से, और फिर आपको हर नई प्रोडक्ट, जो हर एडिशनल प्रोडक्ट सेल करने के फायदे की बजाय नुकसान होने लग पड़ेगा। तो आपने कब तक इस मार्केट में कब तक चीज़ को सेल करना, जब तक आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू से कम है। जैसे ही वो मार्जिनल कास्ट जो है वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आएगी, तब आप अपनी सेल जो है उसको ख़त्म कर दोगे, क्योंकि अब अगर आप फर्दर सेल करोगे तो आपको हर एडिशनल सेल पे नुकसान होगा। सो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। और लास्ट चैप्टर में हमने इसका मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ भी बनाया था, और मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जितनी उसकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। मोनोपोली, जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, पहले हमने पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में जैसे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते थे, मोनोपोली में सिर्फ वन प्रोड्यूसर होता है, और वो जो प्रोड्यूसर होता है वही बेसिकली इंडस्ट्री भी होती है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा हासिल होता है, ठीक है। वो यूनिक प्रोडक्ट बना रहा होता है और जिसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक प्रोड्यूसर है और वही उस प्रोडक्ट को बना रहा है। अच्छा, अब उसके पास क्या होता है, जो मोनोपोली वाली फर्म होती है उसके पास एब्सोल्यूट मार्केट पावर होती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर नहीं लेके आता, तो जो एक मोनोपोली फर्म है वो अपनी मर्जी की प्राइस सेट कर सकती है मार्केट में, अपनी मर्जी की सप्लाई मार्केट में दे सकती है और जितना चाहे प्रॉफिट अर्न कर सकती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उस फर्म को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है और किस प्राइस पे प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है कंज्यूमर्स को। अच्छा, अब हम मोनोपोली की अगर एग्जांपल देखें पाकिस्तान में, तो हमें डिफरेंट एग्जांपल्स मिलती हैं। सबसे बड़ी जो मोनोपोली है वो बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड जो कह लें फर्म्स होती हैं उनकी ही होती है। जैसा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को बना के डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन सिर्फ वापडा के पास है। तो वापडा बेसिकली क्या है, एक मोनोपोली है, और अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पाकिस्तान में वापडा के अलावा किसी और से खरीद नहीं सकते, या वापडा की जो सब्सिडरीज हैं उनसे खरीद सकते हैं। जैसे सब्सिडरीज में केएससी आ जाता है या गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी आ जाती है, तो वो सारी क्या है, वापडा की सब्सिडरीज है। आप सिर्फ उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं। कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिसिटी बना के लोगों को सेल नहीं कर सकता। तो क्या है, वापडा एक मोनोपोली है, गवर्नमेंट ओन्ड एक फर्म है या इंडस्ट्री है या कंपनी है, ठीक है। अब वापडा के पास पावर है कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका जितना मर्जी रेट सेट कर दे। लेकिन फिर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है और वापडा के साथ मिलके, जो कि उसकी अपनी ही एक कंपनी है,
इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो सेट करती है, डिफरेंट टैरिफ्स को सेट करती है। अब क्या है कि वापडा के पास एब्सोल्यूट पावर है, जो कंज्यूमर है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने अगर इलेक्ट्रिसिटी बाई करनी है पाकिस्तान में तो सिर्फ वापडा से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये है कि नॉन प्राइस कंपटीशन नॉट नेसेसरी। देखें, अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वापडा, ठीक है, या जो सर्विसेज वापडा दे रहा है, उसको हम कह लें कि एज अ कंज्यूमर चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब वापडा अगर हमें अच्छी सर्विस देता है या बुरी सर्विस देता है तो हम मजबूर हैं वापडा से ही इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर ख़राब हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो वापडा वाले हैं वो बड़ा डिले करते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन नहीं है कोई। ठीक है, जैसा कि डिफरेंट प्राइस, जैसे हमने कि डिफरेंट मार्केट्स में पढ़ा, या डिफरेंट जो फर्म्स होती हैं वो आपस में compete कर रही होती हैं प्राइस पे या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, लेकिन जो मोनोपोली है उसके पास इतनी पावर है कि ना तो वो प्राइस की बेस पे compete कर रही होती है मार्केट में और ना ही क्वालिटी की बेस पे, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो मजबूर है, उन्होंने उसी से ही वो प्रोडक्ट खरीदनी है। तो वापडा चाहे हमें अच्छी सर्विसेज दे या बुरी सर्विसेज दे, या हाई प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी दे या लो प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी दे, तो हम मजबूर हैं कि हम उसी से खरीदें। तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि मोनोपोली की वजह से होती हैं। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो कंपटीशन। तो अभी वापडा के अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान में तो पीटीसीएल, जो एक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज लैंडलाइन में, या कह लें कि वाईफाई में, वो एक कह लें कि यूनिक, या कह लें कि एक ओनली कंपनी है जो कि इतने बिग स्केल पे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लैंडलाइन यूज़ करना है पाकिस्तान में तो आप सिर्फ पीटीसीएल का लैंडलाइन लगवा सकते हैं, क्योंकि अदर जो लैंडलाइन है वो अवेलेबल ही नहीं है, या गवर्नमेंट उनको इजाज़त ही नहीं देती। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेलवे है तो दैट इज़ आल्सो एन मोनोपोली, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेन चलाने की इजाज़त सिर्फ किसको है, रेलवे को है। तो मोनोपोलीज ज़्यादातर क्या होती हैं, पब्लिक ओन्ड कंपनीज ही होती हैं जो कि गवर्नमेंट की अपनी होती हैं, और गवर्नमेंट जो है फिर वो थ्रू दीज फर्म्स जो हैं वो कंज्यूमर्स की जो नीड है उनको पूरा करते हैं और प्राइस को भी अपनी मर्जी से सेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। और प्राइवेट मोनोपोलीज या प्राइवेट कंपनीज की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मोनोपोलीज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो यस देयर आर प्राइवेट कंपनीज जिनकी मोनोपोली है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट है, वो के विंडोज़ बनाता है। ठीक है, और विंडोज़ अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि दैट इज़ ऑलमोस्ट अ मोनोपोली। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा कंप्यूटर्स के लिए तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। तो उस फर्म का इतना बड़ा साइज़ है और इतनी ज़्यादा अल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक मोनोपोली है। ठीक है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हमें प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोलीज नज़र नहीं आती। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब थर्ड टाइप की हमारे पास मार्केट सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, इसमें क्या है कि मार्केट पावर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है कि हर जो एक फर्म है वो यूनिक या डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फर्म्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें पाकिस्तान में तो डिफरेंट जो फूड चेन्स होती हैं, जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे फास्ट फूड चेन्स हैं, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, ओपीटीपी है, सबवे है, या फिर जो हमारे लोकल रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपकी सिटी में कोई ना कोई रेस्टोरेंट्स होंगे, तो वो सारे क्या हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल है। वो सारे प्रोडक्ट तो एक जैसी ही दे रहे हैं, भाई आपको फूड दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उसमें सब में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल जो मैकडोनल्ड का बर्गर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम केएफसी बर्गर। केएफसी का बर्गर जो है वो डिफरेंट है ओपीटीपी के बर्गर से। तो मीन्स क्या है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो स्टैंड आउट करती है मार्केट में बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी या बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। अब खाने को तो वो बर्गर ही है, लेकिन क्या है कि उसकी क्वालिटी में फ़र्क है, उसके टेस्ट में फ़र्क है।
तो ये जो फ़र्क है इसको हम कहेंगे कि उनकी जो एक प्रोडक्ट है दैट इज़ डिफरेंशिएटेड, वो दूसरों से मुख्तलिफ है और दूसरों से स्पेशल है। अब देखिए नॉन प्राइस कंपटीशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो बर्गर चेन्स हैं डिफरेंट या जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो प्राइस पे compete कर रहे हों। वो अपनी क्वालिटी पे, अपनी सर्विसेज पे compete कर रहे होंगे। हम जब भी जाते हैं मैकडॉनल्ड जाते हैं, केएफसी जाते हैं, किसी और फूड चेन पे खाना खाने जाते हैं, तो ज़रूरी पैसे या उनकी जो प्राइसेस हैं वो हमारे माइंड में नहीं होती, बल्कि जो ज़्यादा चीज़ जिसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं वो खाने का टेस्ट होता है या जो रेस्टोरेंट है उसकी सर्विसेज होती हैं। तो प्राइस भी एक कंपटीशन होता है, लेकिन जो ज़्यादा कंपटीशन है वो क्वालिटी पे हो रहा होता है या जो प्रोडक्ट है उसकी जो खसूसियात हैं उस पे हो रहा होता है, और उस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट बाई करनी है। सेकंड एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो पाकिस्तान में है वो हो सकती है, आपकी क्लोथिंग ब्रांड्स हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जैसे बोनेंसा है, जे डॉट है, उसके अलावा लाइमलाइट है, या डिफरेंट ब्रांड्स हैं। वो अब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल फर्म्स हैं, लेकिन क्या है कि वो दे तो क्लोथ्स रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। आप एक दूसरे से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो कुर्ता जे डॉट पे मिलता है या जिस तरह के कपड़े जे डॉट पे मिलते हैं वैसे बोनेंजा पे नहीं मिलते, उससे डिफरेंट मिलते हैं। इसी तरह लाइमलाइट है या डिफरेंट मारिया भी या डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी क्वालिटी में फ़र्क है, उनके डिज़ाइन में फ़र्क है। तो ये एक एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अलिगोपोली। अब अलिगोपोली क्या है कि ये मार्केट कंपटीशन है जिसमें मार्केट पावर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड और द फर्म्स डोमिनेंस ऑफ द मार्केट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटिवली लार्ज फर्म्स दैट आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। देखिए, अब इसकी हम एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे पाकिस्तान है तो आप देखते हैं कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स हैं, जैसा कि हुंडा है, टोयोटा है, हुंडई है, किया है, और डिफरेंट और फर्म्स हैं जो कि गाड़ियां बना रही हैं। तो ये क्या है, ये स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटिवली लार्ज फर्म्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी इस तरह से हैं कि जो पॉलिसी जो है ऑटोमोबाइल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की उसको इनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंशिएटेड और स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ऑल्दो ये एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और जो नॉन प्राइस कंपटीशन है उस पर ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखें, अब हुंडा है या टोयोटा है या हुंडई है या किया है, तो इनकी गाड़ी जो है उनकी प्राइस को तो आप देखते हैं, लेकिन मेन आप क्या है कि देखते हैं कि उनकी गाड़ी की क्वालिटी क्या है, ठीक है, उनकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं। तो ज़्यादा जो कंपटीशन है वो क्वालिटी बेस्ड होता है, ठीक है, प्राइस बेस्ड भी होता है, लेकिन ज़्यादा कंपटीशन क्वालिटी बेस्ड होता है। और क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो कि डोमिनेट कर रही होती हैं पूरी इंडस्ट्री को या पूरी मार्केट को, ठीक है। इनमें एंट्री करना या एग्जिट करना इस बिजनेस से डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आपने बिजनेस में एंट्री करनी है तो आपको लार्ज फंड चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है पाकिस्तान का वो अलिगोपोली कंपटीशन को शो करता है। इसके अलावा अगर हम आ जाएं अपने मीडिया बिजनेस में, डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे ARY है, जियो न्यूज़ है, एक्सप्रेस टीवी है, अदर इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। तो ये क्या है, अलिगोपोली कंपटीशन को शो करते हैं। इधर भी स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटिवली लार्ज फर्म्स हैं, ठीक है, जैसे जियो है, ARY है, PTV है, हम नेटवर्क है। तो ये लार्ज फर्म्स हैं जिनके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या है कि ये भी किस चीज़ पे ज़्यादा compete करते हैं, क्वालिटी पे compete कर रहे होते हैं। जिधर ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा, जिधर ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होगी, या जिस चैनल पे ज़्यादा अच्छे ड्रामे लगेंगे उसकी ज़्यादा कह लें कि व्यूवरशिप होगी और वो ज़्यादा अर्न करेगा। तो इस वाला जो, जैसे हम कह लें कि मीडिया हाउसेज हैं जो हमारे, इस बिजनेस में भी एंट्री करना या एग्जिट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स में, जैसे कि जैज़ है, यूफोन है, टेलीनॉर है, ठीक है, जोंग है, तो ये भी अब अलीगोपोली कंपटीशन को शो कर रहे हैं पाकिस्तान में।
क्योंकि किसी एक फर्म की मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी 5-6 बिग फर्म्स हैं, ये एक दूसरे से compete कर रहे हैं, एक दूसरे से सर्विसेज में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। और इनका कंपटीशन प्राइस पे भी होता है और प्लस जो इनकी सर्विसेज हैं उस पे भी होता है, ठीक है। जो नॉन प्राइस कंपटीशन है उसको कंज्यूमर बड़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप फोकस करते हो कि किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, या जो डाटा प्रोवाइड करता है, या जो कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटर, किसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं। अगर टेलीनॉर की सर्विसेज अच्छी हैं तो आप उसको यूज़ करेंगे, अगर आपके एरिया में जैज़ की सर्विसेज अच्छी हैं तो आप उसको यूज़ करेंगे। तो इधर भी आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस को एंटर करने के लिए। और जब आप बिजनेस में एंटर हो जाते हो तो फिर आप compete करते हो, नॉन प्राइस कंपटीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कम प्राइस तो एक कंपटीशन में हमेशा ही रहता है कि जिसकी प्राइस कम है या जिसकी ज़्यादा अच्छी प्राइस पे आपको सर्विसेज ऑफर कर रहा है उसकी तरफ कस्टमर जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, या जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उस पे भी आप मेन तवज्जो देते हो एज अ कंज्यूमर। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिटरमिन करती हैं कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी क्या प्राइस होगी। अच्छा, मार्केट फोर्सेस में हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं, एक है सप्लाई ऑफ गुड और एक है डिमांड फॉर द गुड। अच्छा, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि जैसे यूनिट प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो सप्लाई भी इंक्रीज करती है, और जब यूनिट प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करती है तो डिमांड डिक्रीज करती है। देखिए, जो हमारे पास ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, और हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस है। अब जब एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है कमोडिटी की वो इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई की, एट दैट पॉइंट हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया और दैट वुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। जैसा कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर जा रही है और डिमांड कर्व नीचे आ रही है। एट अ पॉइंट ई वो दोनों मीट कर रही हैं। इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, और यही जो पॉइंट है यही प्राइस डिटरमिन करता है, और यही पॉइंट जो है वो प्राइस होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि जो फर्म है वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट से अबव वो अपनी कीमत को रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे, फिर मार्केट जो है उसमें सरप्लस या शॉर्टेज की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। और अगर वो अपनी जो प्राइस है उसको एक्विलिब्रियम पे रखेंगे तो फिर जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है दैट वुड बी इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, और मार्केट में कोई भी सरप्लस या शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, और मार्केट फोर्सेस क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट। अच्छा, हमारे पास दो ग्राफ हैं, इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं सिंपली, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में भी हमने इन चीज़ों को देखा था। देखिए, अगर हमारी जो सप्लाई है उसकी कर्व जो है जो कि ऊपर है अपवर्ड स्लोपिंग है, उसमें अगर चेंज नहीं आ रहा और हमारी डिमांड जो है उसमें अगर शिफ्ट आ रहा है डिमांड कर्व में, वो डी से D1 हो रही है या डी से D2 हो रही है, तो हमारी प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि जो प्राइस है वो एक रैशनल फैक्टर है, और जो प्राइस है वो रैशनली एक्ट करता है, और प्राइस ऑफ द गुड जो है वो रैशनली एडजस्ट होती है सो दैट मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब हमारी सप्लाई जो है उसमें तो शिफ्ट नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमारी डिमांड जो है डी से D1 हो जाती है, D1 शो कर रहा है कि हमारी डिमांड इंक्रीज कर गई है, तो क्या होगा कि हमारी प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो प्राइस है वो चाहता है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाए। डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस का इंक्रीज होने का लॉजिक ये है कि अब डिमांड इंक्रीज कर चुकी है, ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, जबकि सप्लाई जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकती। तो क्या होगा कि मार्केट में कहीं शॉर्टेज ना आ जाए, इस वजह से जो प्राइस है उसकी ऑटोमेटिकली वो हाई हो गई है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में हम देखते हैं
कि D2 जो सिचुएशन है जिसमें क्या हुआ है कि हमारी जो डिमांड है वो लोअर साइड पे शिफ्ट हो गई है, वो डिक्रीज कर गई है। तो अब क्या है कि प्राइस भी हमारी डिक्रीज कर गई है। अभी भी प्राइस ने क्या है, रैशनली एक्ट किया है, और प्राइस जो है वो रैशनली एक्ट कर रही है, और वो चाह रही है कि मार्केट में दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाए। डिमांड कम होने से अच्छा है कि मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट की सरप्लस हो जाएगी। ठीक है, सरप्लस अगर हो जाएगी तो फिर मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इस वजह से अब प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली D2 में कम हो गई है, सो दैट अब बंदे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें और मार्केट में जो सरप्लस की सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाए। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि हमारी जो सप्लाई कर्व्स हैं, जो सप्लाई की लाइंस हैं, उनमें तो शिफ्ट आ रहा है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है। तो अब प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? जैसा ही एस से हमारी सप्लाई S1 पे आती है, तो इट मीन्स कि हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर गई है, जबकि डिमांड सेम ही रही है। तो प्राइस पे जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो क्या होगा कि प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी जो सप्लाइड है मार्केट में वो कम हो गई है, डिमांड उतनी ही रही है। तो अब क्या है कि एक खदशा है कि जो मार्केट है उसमें कह लें कि शॉर्टेज पैदा हो सकती है गुड की। उस शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, सो दैट जो हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम है वो दोबारा से अचीव हो सके। इसी तरह से जो S2 है उसका मतलब ये है कि सप्लाई में इंक्रीज हो गया, ठीक है, जबकि डिमांड सेम रही है। जब सप्लाई में इंक्रीज हो गया है तो प्राइस क्या है, वो डिक्रीज कर गई है। अच्छा, अब रैशनली प्राइस ने एक्ट किया, वो डिक्रीज इस वजह से किया कि जैसे ही मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ गई है तो खदशा है कि मार्केट में सरप्लस हो सकता है प्रोडक्ट का। ठीक है, जब सरप्लस हो सकता है तो अब मार्केट जो फिनोमिना है हमारे पास प्राइस का रैशनल, वो चाहता है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गई है, सो दैट बंदे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को बाय करें और दोबारा से इक्विलिब्रियम मार्केट में अचीव हो सके। तो ये दो ग्राफ्स हैं, ये अब हमने डिफरेंट पहले चैप्टर्स में भी इनके बारे में पढ़ा है, और इजी से हैं कि क्या शिफ्ट आता है हमारे प्राइसेस में जब हमारी डिमांड शिफ्ट करती है और जब हमारी सप्लाई शिफ्ट करती है। परफेक्ट मार्केट की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की गुड्स होती हैं हमारे पास, एक होती हैं पेरिशेबल गुड्स और एक होती हैं ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ऐसी होती हैं जो कि हमने विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करनी होती है कंज्यूमर ने। अगर कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता तो वो गुड्स जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि फ्रूट होता है या फिश मार्केट में फिश होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रूट है वो एक दिन मार्केट में आया है, तो अगर वो उसी दिन सेल नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे वो सेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, वो बासी हो जाएगा। इसी तरह से जो फिश मार्केट है उसमें जो फिश आती है वो ताज़ा ताज़ा सेल होती है, नेक्स्ट डे उसको आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और उसको कोई बाय नहीं करता। तो ऐसी गुड्स को हम कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, सेकंड जो है वो है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनको कि आप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने पास स्टोर कर सकते हो और फिर आपका जब दिल होता है तब आप उसको एज अ सप्लायर सेल कर सकते हो। ड्यूरेबल गुड्स में जैसे सोप है, शैम्पू है, रोज़मर्रा की ये चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि इनको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और आप इनको ड्यूरिंग दी डिफरेंट टाइम भी सेल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जब वो प्रोड्यूस हुई हैं उसके शॉर्ट पीरियड में ही उनको यूज़ किया जाए या सेल किया जाए। तो अब जो प्राइसिंग मेथड्स हैं या जो मार्केट प्राइस है वो दोनों की डिफरेंट वे में सेट होगी। पेरिशेबल गुड्स की डिफरेंट वे में होगी, ड्यूरेबल गुड्स की डिफरेंट वे में होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरह से इन दोनों की जो प्राइस है वो मार्केट में सेट होती है। हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, एक है पेरिशेबल गुड्स और एक है ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स ऐसी होती हैं जिनको हमने शॉर्ट पीरियड के अंदर कंज्यूम करना होता है, फॉर एग्जांपल विद इन अ डे कंज्यूम करना होता है। अगर हम उनको कंज्यूम नहीं करेंगे विद इन द डे तो सेकंड डे हम उनको सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि फ़िश या फ्रूट या वेजिटेबल्स के केस में होता है कि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, आप उसको संभाल के नहीं रख सकते। जो सेलर होता है उसने जो फ़िश है या जो फ्रूट है या जो वेजिटेबल है उसने एक ही डे में सेल करनी होती है क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है। तो उसकी जो सप्लाई है
दैट इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होती है। एक दिन में मार्केट में जितनी सप्लाई आई है वो उतनी ही रहेगी, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता डिमांड को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चीज़ को स्टोर कर लें और कल या परसों सेल करें, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से जो सप्लाई लाइन है हमारी ग्राफ वन में वो वर्टिकल है, क्योंकि सप्लाई इज़ फिक्स्ड। तो इधर जो डिमांड है वो डिटरमिन करती है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, क्योंकि सप्लाई तो वर्टिकल है लेकिन जो डिमांड है वो वेरी कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है। अगर तो प्रोडक्ट की डिमांड हाई है जैसा कि D1 में है तो प्राइस वुड बी हाई। अगर डिमांड कम है जैसा कि D2 के केस में है तो प्राइस भी कम होगी। अब हम आते हैं ड्यूरेबल गुड्स की तरफ। ड्यूरेबल गुड्स ऐसी होती हैं जो कि हम लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको जो सप्लायर है वो स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। अगर सप्लायर देखता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में या उसकी जो कीमत है वो आज बड़ी कम है, तो सप्लायर मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लेके ही नहीं आएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो स्लोपिंग अपवर्ड है, ठीक है, और एक वो सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स के केस में। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारी जो सप्लाई कर्व है वो अलोंग दी लाइन इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन प्राइस। इधर भी अब डिमांड जो है एक मेजर रोल प्ले करेगी प्राइस में। अगर तो डिमांड हाई है जैसा कि D1 केस में है तो प्राइस भी हाई होगी, और अगर डिमांड कम है जैसा कि P2 के केस में है तो फिर क्या है कि प्राइस भी कम होगी, ठीक है। जैसे D2 में डिमांड कम है तो प्राइस भी P2 पे आ गई है, कम होगी, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स में भी क्योंकि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हम अपनी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज तो कर सकते हैं प्राइस के इंक्रीज होने से, लेकिन उसको भी हम सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन जो हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम एक लिमिट तक इंक्रीज करके सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। बियॉन्ड सर्टेन लिमिट हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हम देख रहे हैं इस ग्राफ में कि एट पॉइंट E1 जो सप्लाई है वो फिर वर्टिकल हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड नहीं है कि हम अपनी सप्लाई को फॉर लॉन्गर पीरियड इंक्रीज कर सकें। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स में भी जो मेन रूल है वो डिमांड ही प्ले कर रही है। अगर डिमांड हाई है तो प्राइस हाई है, अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम है, और सप्लाई को हम एक सर्टेन लिमिट तक ही पुश कर सकते हैं शॉर्ट रन में। उसके बाद डिमांड जो हमारी सप्लाई है वो भी फिक्स हो जाएगी या वर्टिकल हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक शॉर्ट पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हम अपनी जो सप्लाई है उसको चेंज तो कर सकते हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हमारी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाती है। जब तक हम अपनी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं तब तक तो सप्लाई प्लस जो हमारी डिमांड है उसके शिफ्ट दोनों जो हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हमारी सप्लाई जो है वो वर्टिकल हो गई है या कांस्टेंट हो गई है तो फिर हम अपनी जो कह लें कि प्राइसिंग का फैक्टर है उसमें फिर जो डिमांड है वो रोल प्ले करेगी, सप्लाई रोल प्ले करना छोड़ देगी। लेकिन लॉन्ग रन में हम देख सकते हैं कि हम अपनी सप्लाई को जितनी मर्जी चाहे इंक्रीज कर सकते हैं या जितना चाहे डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी जो सप्लाई है दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिमांड भी रोल प्ले कर रही है, सप्लाई भी रोल प्ले कर रही है, दोनों जो है इक्वलेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की डिमांड हाई है और अगर हम अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। अगर एक प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी डिमांड डिक्रीज कर गई है तो फिर क्या होगा, प्राइस भी डिक्रीज कर जाएगी। देखिए, लॉन्ग रन में जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी सप्लाई जो है मार्केट में उसको शिफ्ट करके अपनी डिज़ायर्ड प्राइस को ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो प्रोड्यूसर है वो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी जो मार्केट में प्राइस उसको ज़्यादा मिले तो वो क्या करेगा, मार्केट में शुगर की सप्लाई को कम कर देगा। कम करने से क्या होगा कि मार्केट में शॉर्टेज आएगा
मार्केट में शॉर्टेज आने की वजह से उसकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और फिर वो क्या है कि अपने डिज़ायर्ड प्राइस पे अपनी जो सप्लाई है उसको ओपन करके अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट ले लेगा। इसी तरह से अगर मार्केट में एक चीज़ है उसकी सप्लाई बड़ी ज़्यादा हो गई है और वो देख रहा है प्रोड्यूसर कि उसकी जो डिमांड है वो वक्त के साथ डिक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा, ठीक है। और कम करके वो क्या करेगा कि प्राइस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से अगर जो प्रोड्यूसर है वो देखता है कि लाइक ईद डेज पे हम देखते हैं शॉपिंग में कि एकदम से डिमांड इंक्रीज कर जाती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब डिमांड इंक्रीज करने से क्या होता है कि उनकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो जो सप्लायर देखेगा कि अब उसको गुड प्राइस मिल रही है अपने प्रोडक्ट की, तो वो फ़ौरन से अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा। सो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड में जो सप्लायर है उसके पास एक बार्गेन पावर होती है, वो अपनी सप्लाई को कंट्रोल करके मार्केट में, ठीक है, उसको एडजस्ट करके अपना डिज़ायर्ड जो प्राइस है उसको अचीव कर सकता है और अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सकता है। जबकि शॉर्ट रन में या शॉर्ट पीरियड में जो सप्लायर है उसकी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि वो एक सर्टन लिमिट तक ही अपनी सप्लाईज जो हैं उनको कंट्रोल कर सकता है या ज़्यादा या मैक्सिमम कर सकता है, और वो एक सर्टन लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता। जबकि लॉन्ग पीरियड में एक जो सप्लायर है उसकी बार्गेन पावर ज़्यादा होती है, वो जैसा मर्जी चाहे अपनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। एक है मार्जिनल अप्रोच, एक है टोटल अप्रोच। ये अप्रोच में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो एक फर्म है वो कितना प्रोड्यूस करे तो उसकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सकती है। अच्छा, जो फर्स्ट ग्राफ है जिसमें मार्जिनल अप्रोच है, जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में कहा कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो प्राइस को डिटरमिन करती हैं। तो प्राइस जो है वो फर्म खुद से डिटरमिन नहीं कर सकती, वो एक फिक्स्ड होती है या कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि उसकी एक कांस्टेंट हॉरिजेंटल लाइन है पी की। अच्छा, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो सकती तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है जिस पे हम अपनी जिस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रही होती, वो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट अगर हम इंक्रीज करते हैं अपनी सेल को तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी बाय द प्राइस इंक्रीज होता है, और जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की वही उसका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। उसकी लाइन बन गई हॉरिजेंटल। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट जो है, जैसे हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज करेंगे हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। एट दैट पॉइंट जिधर हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करेगी हमारी मार्जिनल रेवेन्यू को, उस पॉइंट से जब हम लाइन ड्रा करेंगे नीचे तो जो क्यू आएगा दैट इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। क्योंकि इससे अगर हम ज़्यादा अब क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से, तो फिर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा ज़्यादा सेल करने का। इस पॉइंट तक या इससे कम अगर हम सेल करेंगे तो हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं सेल पे। तो इस वजह से जब तक एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है तब तक ही आप क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हो इन परफेक्ट मार्केट, और उससे एक्सीड नहीं करते, क्योंकि अगर आप उससे एक्सीड करोगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करोगे तो फिर आपको नुकसान होने लग जाएगा। सेकंड अप्रोच है टोटल अप्रोच। देखें, टोटल रेवेन्यू जो है उसकी जो लाइन होती है दैट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी टोटल कास्ट होती है वो पहले डिक्रीज करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करने लग पड़ती है, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट जिधर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है, उस क्वांटिटी तक आप प्रोड्यूस करते हो। देखो, अब ये जो ग्राफ है ब्लू वाला टोटल रेवेन्यू का और टोटल कास्ट का, इसमें जो क्यू पॉइंट है, इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू में, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होता है दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। तो इस पॉइंट पे आपका जो क्यू पॉइंट है सबसे ज़्यादा डिफरेंस है इन दो लाइंस में, टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट में। तो आप इस क्वांटिटी तक प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में आप दो अप्रोचेज यूज कर सकते हो, मार्जिनल अप्रोच और टोटल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच में सिंपल क्या है कि व्हेन एम सी इज इक्वल टू एम आर,
उस क्वांटिटी तक आप प्रोड्यूस करोगे जब तक आपकी एमसी इक्वल हो जाएगी एमआर तक। और टोटल अप्रोच में तब तक प्रोड्यूस करोगे जब आपका जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। जब तक वो मैक्सिमम है डिफरेंस तब तक आप प्रोड्यूस करोगे, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो टोटल कॉस्ट आपकी एक्सीड करने लग पड़ेगी और आपका जो क्या लें प्रॉफिट है वो मिनिमाइज होने लग पड़ेगा। सिंपल है इसकी ना दो अप्रोच, मार्जिनल अप्रोच और टोटल अप्रोच। मोनोपोली का जैसे हमने पढ़ा कि सिंगल सेलर होता है, नो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल होती है, तो जो फर्म मोनोपोली में ऑपरेट कर रही होती है वो प्राइस मेकर होती है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कुछ भी सेट कर सकती है। लेकिन जैसे मोनोपोली वाले ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग पड़ते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो वो अपनी जो प्राइस है उसको कम करते हैं सो दैट उनकी जितनी प्रोडक्शन है वो सेल हो सके। ठीक है, इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि मोनोपोली फर्म में एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, क्योंकि जो सप्लाई है दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन दी फर्म, वो जितना मर्जी चाहे सप्लाई करे, जितना मर्जी चाहे सप्लाई ना करे मार्केट में। तो हम उनकी जो सप्लाई कर्व है कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी प्राइस, जैसे प्राइस इंक्रीज करती है तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, वो वाला फिनोमिना मोनोपोली में नहीं होता, क्योंकि मोनोपोली में टोटल डिसीजन फर्म का होता है कि वो जितना चाहे मर्जी प्रोड्यूस करे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। और जो प्राइस है उसको वो क्या करते हैं कि जैसे ही सप्लाई को अपनी इंक्रीज करते हैं तो अपनी प्राइसेस को कम कर देते हैं सो दैट उनका जितना भी स्टॉक है वो सेल हो सके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मोनोपोली का अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से। अच्छा, इस ग्राफ में चार मेन चीज़ें हैं। एक है मार्जिनल रेवेन्यू, एक है एवरेज रेवेन्यू, एक है मार्जिनल कॉस्ट और एक है एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा, हमें इन सारी चीज़ों का पहले से कंसेप्ट है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक जो मोनोपोली है वो प्रोड्यूस कितना करेगी। ठीक है, इसमें वही मार्जिनल अप्रोच आएगी कि जब तक उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है उतना ही वो प्रोड्यूस करेगी। मींस कि जब मार्जिनल कॉस्ट उसकी इक्वलेंट हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू से, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगी, तो उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। हम देखते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट की ब्लू लाइन है वो जब ऊपर जाती है तो मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन को कट कर रही है एट द पॉइंट क्यू। ठीक है, इस पॉइंट तक जो है वो प्रोड्यूस करेगी अगर मोनोपोली, तो वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अगर हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो अपना कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह से करेंगे कि क्यू से हम एक लाइन बनाएंगे वर्टिकल जो कि ऊपर जाएगी। ठीक है, वो लाइन जो है वो कट करेगी एवरेज टोटल कॉस्ट को भी और एवरेज रेवेन्यू को भी। ठीक है, एट पॉइंट क्यू जो डिफरेंस है एवरेज रेवेन्यू में और एवरेज टोटल कॉस्ट में, दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर इकोनॉमिक प्रॉफिट। एट पॉइंट क्यू जो डिफरेंस है हमारा एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू द इकोनॉमिक प्रॉफिट। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, बेसिकली प्राइस होती है, क्योंकि जैसा कि हमने मोनोपोली में पढ़ा कि मोनोपोली में प्राइस इज नॉट इक्विवेलेंट टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इज इक्विवेलेंट टू एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि मोनोपोली के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जब चाहे प्राइस को चेंज कर सकता है। तो वो डिमांड के मुताबिक या अपनी सप्लाई के मुताबिक अपनी प्राइस को एडजस्ट कर लेते हैं और जितना चाहें चेंज या फ्लक्चुएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स या देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसलिए मोनोपोली में जो प्राइस होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू एवरेज रेवेन्यू एंड दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू मार्जिनल रेवेन्यू, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर होगी। एक की उन्होंने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है जब तक एम सी इज इक्वल टू एम आर, और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा एट दैट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है। सिंपली हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, इस चैप्टर में हमने दो मार्केट्स को बड़ी डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है मोनोपोली। अब मैनेजर्स जो कि
परफेक्ट कंपटीशन में किसी फर्म को मैनेज कर रहे हैं, उनको कौन सी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए और किस तरह से वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। देखें, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें हमने बताया कि जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस उसको तय करती हैं, ठीक है। जो मार्केट फोर्सेस और सप्लाई और डिमांड है, उनकी बेस पे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेट होती है। तो अपनी जो प्राइस है उसमें कोई मैनूवर तो नहीं कर सकते जो मैनेजर्स हैं। जो मार्केट प्राइस है उसी पे उनको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वो अपनी जो कास्ट है उसको कम कर सकते हैं और इस तरह के मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या इस तरह की क्या लें कि प्रोसीजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं जिससे वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। बिकॉज उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। बिकॉज जो प्राइस है दैट इज सेट बाय द मार्केट और उन्होंने उसी प्राइस पे चीज़ को सेल करना है। अगर वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेंगे तो वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। जबकि जो मोनोपोली है या जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं उनके अंदर ये एबिलिटी या पावर होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। वो तब तक अपनी प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं जब तक उनके जो मार्जिनल रेवेन्यूज़ हैं दैट इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वो देखेंगे कि जब उनकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तब तक वो अपनी आउटपुट जो है उसको बढ़ाते रहेंगे। जब उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वलेंट हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू के, तब वो अपनी आउटपुट को बंद कर देंगे। क्योंकि अगर इससे अबव वो अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो फिर वो लॉस इनकर करेंगे। अच्छा, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मोनोपोली वाले जो होते हैं फर्म्स होती हैं, वो जैसे मोर प्रोडक्शन करती हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करती जाती हैं, उसी तरह वो अपनी प्राइस को भी उनको डिक्रीज करना पड़ता है सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स कर सकें। और जैसा कि हमने देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है उनका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और मार्जिनल कास्ट होती है वो टाइम इंक्रीज हो रही होती है। जब उनकी मार्जिनल कास्ट इक्वलेंट टू मार्जिनल रेवेन्यू होती है तब तक वो अपनी कह लें कि आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर वो अपनी आउटपुट को बढ़ाएंगे तो फिर उसका फ़ायदा। अच्छा, जो द सेकंड गुड थिंग विच अ मैनेजर कैन डू इन अ कम्पिटिटिव मार्केट इज़ दैट कि अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि वी आर दी अर्ली स्टार्टर्स या हम मार्केट में एट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंटर हो जाते हैं, तो फिर हम अबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हमारे कंपेटिटर्स नहीं होंगे मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो हम फॉर शॉर्ट पीरियड ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में न्यू सप्लायर्स भी आ जाएंगे उस प्रोडक्ट के, और फिर दोबारा जो है वो हमारे जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर जब भी जो परफेक्ट मार्केट होती है उसमें जब आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है या उसकी कह लें कि अपॉर्चुनिटी आती है किसी न्यू प्रोडक्ट की, तो जो फर्स्ट एंट्रेंट होते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यू सप्लायर्स भी आ जाते हैं मार्केट में, और डिमांड एज सच उतनी इंक्रीज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फिर जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाती हैं और जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो डिमिनिश कर जाते हैं। सो एक गुड मैनेजर जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है कि ही मस्ट एंटर द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल, और सो दैट ही कैन अर्न मोर प्रॉफिट। Thank you, students. This is end of the chapter.